स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार झा आप सभी का स्वागत करता हूं मालवी एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीएचयू बीएससी बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो क्या है और हमें कैसे पढ़ाई करनी है। देखिए क्या होता है कि बीएससी बायोलॉजी के पेपर में भी काफ़ी टफ कंपटीशन जो है आपको देखने को मिलता है, खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। और उसमें अगर आपने पहले से प्लान करके पढ़ाई नहीं की है, अगर आपने एक आइडिया आपके पास में नहीं है कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे अपने सिलेबस को कवर करना है, क्या क्या चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है, क्या मतलब एक आपके पास एक स्ट्रेटजी नहीं है, तो उसको क्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज़ को आसान बनाने के लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो देखिए ये यूनिट 1 जो है आप सभी जानते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुकलेट में दिया भी हुआ है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस यूनिट में जो है 4 चैप्टर हैं आपके पास में, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो लिविंग वर्ल्ड में तो ऐसा कुछ खास नहीं है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो है आरएच विटेकर का क्लासिफिकेशन, ये खासकर इंपॉर्टेंट माना जाता है इस टॉपिक में। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आरएच विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है वो जो है वहाँ से क्वेश्चंस जो है आते हैं, है ना। जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से ही आता है, तो एक वो पोर्शन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लांट किंगडम काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, क्योंकि बॉटनी में अगर जब भी बॉटनी का वेटेज किसी भी एग्जाम में अगर बायोलॉजी में बढ़ाया जाता है तो प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। प्लांट किंगडम में हम लोग क्या, वहाँ से सीधा हमारा एल्गी हो जाएगा, उसके बाद आपका टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। और एनिमल किंगडम जो है, इसमें आप जो है देखेंगे कि पूरा एनिमल का क्लासिफिकेशन है। नॉन कॉर्डेट्स पहले हम पूरा कवर करते हैं, उसके बाद जो हम कॉर्डेट के बारे में जानते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो कैसे हमें पढ़ना चाहिए, तो खासकर अगर मैं बात करूं इस यूनिट के लिए कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, तो इस यूनिट में आपके पास प्लांट किंगडम में खासकर याद करने के काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है एग्जाम्पल, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर के एग्जाम्पल्स आते हैं। तो इस चैप्टर में आप जो है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के नॉलेज पे जो है सेटिस्फाई नहीं होंगे। इस चैप्टर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो सके वो गेन करना है, ठीक है। इसमें हम लोग एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी काफ़ी चीज़ें कवर करते हैं, काफ़ी एग्जाम्पल्स जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी हमें कवर करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से रिलेटेड खासकर है, इस चैप्टर की रिविजन हमें बार बार करने होते हैं। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर कम है, जितना बार रिवीजन होगा उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा ये चैप्टर। एनिमल किंगडम कुछ ऐसा एग्जाम्पल बेस है, पर हाँ प्लांट किंगडम के इतना डिफिकल्ट नहीं होता इसे याद करना, थोड़ा सा उसके कंपेयर में इजी होता है। और इसको अगर हम एनसीईआरटी बेस भी पढ़ते हैं तो हमारा काम चल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूनिट पे। नेक्स्ट यूनिट क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, ठीक है। मॉर्फोलॉजी जो हमें प्लांट्स में बाहर से देखने को मिलता है उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और जैसे मैंने प्लांट डाइवर्सिटी के लिए आपकी बात की, मतलब प्लांट किंगडम की बात की, ऐसे ही मॉर्फोलॉजी में भी हमें काफ़ी एग्जाम्पल्स आउट ऑफ एनसीईआरटी जा करके पढ़ना होता है, पूछे जाते एग्जाम्स में। तो इसमें ही थोड़ा सा हमारा नॉलेज जो है हमें अपना थोड़ा सा बढ़ाना होता है। एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, ये एनसीईआरटी बेस्ड काम चल जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में अगर मैं बात करूँ तो मॉर्फोलॉजी जो है थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है लगभग कहीं भी अगर आता है तो एक क्वेश्चन का वेटेज ये दे सकता है ये चैप्टर। तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे भी थोड़ा सा याद करने की चीज़ें आ जाती हैं, पर वही है 2-3 बार अगर आपने रिवीजन कर लिया है तो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो यहाँ हम देखेंगे 11th में कुछ टॉपिक को छोड़ करके मैक्सिमम जो है थोड़ा सा याद करने का पोर्शन जो है या रिवीजन वाले जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। यूनिट 3 क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये पूरी की पूरी यूनिट, पूरे में अगर मैं बात करूं पूरे बायोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर कहीं के भी आप पेपर बायोलॉजी से रिलेटेड देखेंगे तो यहाँ से जो क्वेश्चंस उठाए जाते हैं वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो है उठाए जाते हैं। और चैप्टर जो है बहुत आसान सा, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है और आपको बहुत कुछ इसमें, क्योंकि सेल के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और वही सारी चीज़ें जो अभी भी पूछी जाती हैं। कुछ बड़ा हम कहीं कि 12th में आ गए या फिर हम कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो हमसे कुछ बहुत डिफिकल्ट पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो हम लोग छोटी क्लास में नहीं समझ पाते हैं वो थोड़ा सा हमें यहाँ पे वहाँ ये चीज़ जो हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है, पर हाँ ये समझने की चीज़ है। सीधा सीधा कहूँगा एक बार अगर आपने समझ लिया तो आपका काम चल जाता है। ये चैप्टर जो है तो ये पूरी यूनिट बहुत ही अच्छी है। बायोमोलिक्यूल,
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि केमिस्ट्री में भी जो है ये आपको टॉपिक देखने को मिलता है। तो इस कारण से ये पूरा का पूरा यूनिट आपको क्वेश्चन के हिसाब से एक अच्छा खासा वेटेज देता है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ जो है हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं कंप्लीटली। बायोमोलिक्यूल में जो वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जो है उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं, और सेल डिवीजन और सेल साइकिल में हम सेल कैसे डिवाइड होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, प्लांट फिजियोलॉजी जो है नेक्स्ट यूनिट, इसमें जो है प्लांट फिजियोलॉजी हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट के फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे प्लांट, जैसे हम अपना फंक्शन कैसे करते हैं ऐसे प्लांट अपना फंक्शन कैसे करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन देखेंगे, है ना, प्लांट ग्रोथ देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो प्लांट में ग्रोथ कैसे हो रहा है, प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहे हैं, प्लांट में रेस्पायरेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इसमें है पढ़ने की होती हैं। बात करेंगे थोड़ा सा अगर हम कि इन यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 5 चैप्टर इस यूनिट में, तो इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो अगर मैं बताना चाहूँ तो मिनरल न्यूट्रिशन, और अगर आपका ये प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन, मिनरल न्यूट्रिशन और प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन जो है ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये अब ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही अच्छा है और समझने के हिसाब से बहुत ही अच्छी यूनिट है। आपके अपने बॉडी के बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर कर देती, काफ़ी चीज़ें आप इंटरेस्टिंग होती, मतलब पढ़ने में मज़ा आता है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं इस यूनिट को तो आपको मज़ा आता है। अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस का पोर्शन मान करके सिर्फ और सिर्फ जितना है ख़त्म करने के हिसाब से, रटने के हिसाब से देखेंगे तो शायद बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आप समझ के पढ़ रहे हैं तो बहुत ही प्यारा यूनिट है, आपको बहुत मजा आने वाला है इस यूनिट में। डाइजेस्टिव सिस्टम, हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, कैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, नाम से ही सारी क्लियर। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे अपने बॉडी में सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। स्केलेटन में हमारे स्केलेटन सिस्टम के बारे में, नर्वस में नर्वस सिस्टम के बारे में, और एंडोक्राइन सिस्टम जहाँ पे हम बेसिकली हार्मोन्स के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो ये पूरी यूनिट बहुत ही अच्छी है। और जो इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये यहाँ पे मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलता हूँ, जो अभी तक का मेरा ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से। चलिए नेक्स्ट यूनिट क्या है, यूनिट 6 जो है रिप्रोडक्शन। बहुत ही अच्छी यूनिट है ये, वेटेज के हिसाब से ये अच्छे खासे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से। अगर यहाँ देखिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, कोई खास मतलब नहीं है ना, इसको इग्नोर भी मारा जा सकता है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और ये सारे के सारे ऐसे हैं कि जिनमें रटना नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है, बायोलॉजी में मैक्सिमम लोग ये क्या मान के चलते हैं कि रटना है। अरे पूरी की पूरी बायोलॉजी नहीं रटनी है यार, कुछ पोर्शन है बॉटनी के जहाँ आ जाते हैं, लेकिन ये सारी यूनिट में अगर कोई कहेगा रटना है तो फिर बेकार है, इसका मतलब आप बायोलॉजी को ढंग से जान ही नहीं पाए हैं। तो ये सारे के सारे यूनिट में मेरे ख्याल से रटने जैसा कुछ भी नहीं है। 1-8% तो हर जगह है, वो केमिस्ट्री में भी है, मैथ्स में भी फॉर्मूले लोग रटते हैं, तो 1-8% को तो जो है आप पूरा चैप्टर को उसके लिए दोष नहीं दे सकते। तो ये बाकी जो है पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस तीनों है। इसमें हम प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम पूरा ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल फीमेल, उसके बारे में पढ़ते हैं। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जाहिर सी बात है, आज के समय में जहां हमारे दो की योजना चल रही है, उनके तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, और इनका वेटेज भी अच्छा खासा रहता है क्वेश्चंस का, है ना। तो चलिए नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये भी फेवरेट यूनिट है, जैसे मैंने सेल बायोलॉजी वाली यूनिट आपको बताई थी, वो जैसे कि एग्जामिनर्स की फेवरेट यूनिट होती है क्वेश्चंस उठाने के हिसाब से, ऐसे ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। और जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, खासकर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो है अपने आप में एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, और बाकी इंपॉर्टेंट तो तीनों ही हैं। ठीक है, ये पूरी यूनिट जो है सेल बायोलॉजी यूनिट की जैसे इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में हम लोग जो है मेंडल के सारे लॉ जो है पढ़ते हैं, और जो डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, समझेंगे तो बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा, मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि आपने नॉलेज गेन किया है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग जानते हैं कि कैसे मॉलिक्यूलर बेसिस पे हमारी बॉडी में जो है फंक्शंस हो रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस के हम किस पे जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस पे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इवोल्यूशन में जो कि हम लोग बचपन से देखें, आदि मानव से इंसान बने, तो कैसे बने, वो पूरा का पूरा जो है ये चैप्टर जो है अब आपके ज्ञान को बढ़ाता है। ठीक है, जो अब तक आपने जितना पढ़ा है उससे काफ़ी ज़्यादा आप इस चैप्टर में सीखते हैं।
चलिए नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट क्या है? बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर में क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना, हमारे हेल्थ और डिजीज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रटने जैसा कुछ नहीं, लगभग बीमारियों के बारे में आप सुन चुके हैं, जानते हैं, आए हैं, बस एक रीडिंग लगानी होती है, कोई खास जो है आपको इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती इस टॉपिक में। स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, ये हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा नया हो, बाकी लेकिन ये चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, क्योंकि आज के टाइम में जब हमारे पास में ज़मीन कम है और हमें बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से फूड प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, तो ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से कहूँ तो इतना कोई क्वेश्चंस नहीं देता है, लेकिन हाँ ये मज़ा आएगा पढ़ने में। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स का हमारे लाइफ में क्या रोल है, यहाँ हम देखते हैं कौन कौन से माइक्रोब्स जो है हमारे लिए कितने फायदेमंद साबित हो रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इस यूनिट 8 में। ठीक है, यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट। अभी तक जैसे मैंने सेल बायोलॉजी वाली यूनिट बताई आपको और आपको जेनेटिक्स वाली यूनिट बताई, ऐसे ही ये यूनिट जो है बायोटेक्नोलॉजी, ये यूनिट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खासकर ये 2 ही चैप्टर हैं, और बाकी दोनों यूनिटों से जो इससे पहले मैंने जिनको इंपॉर्टेंट बताया है उससे जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उतने क्वेश्चंस ये 2 चैप्टर ही दे के चले जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर हमारा इसी पे टिका हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी आज के समय में जितनी भी दवाइयाँ बन रही है, कुछ भी बन रहा है, आप वैक्सीन, अभी जो है वैक्सीन बन रहा है, उनका किससे बन रहा है? बायोटेक्नोलॉजी के ही हेल्प से बन रहा है, उनका ट्रायल होता है, सब कुछ इसी में जो है सारी चीज़, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह सारी चीज़ें जो है आप इसी चैप्टर के अंदर सीखते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फ्यूचर के हिसाब से जो है ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है, इसलिए इससे क्वेश्चंस जो भी है आने वाले समय में बढ़ते जा रहे हैं। हर साल जो है यहाँ से पूछे जा रहे क्वेश्चंस में हमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। ये लास्ट यूनिट है इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, और इसमें भी मैं बात करूं 11th के जो पार्ट मैंने बताया, जहां मैंने आपको याद करने का खासकर बताया, वैसी चीज़ें 12th में बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर हैं। तो यहाँ पे भी जो भी चैप्टर हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें हम बेसिकली ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं, है ना, इसमें क्या क्या होता है वो तो बाकी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ डिटेल से जानेंगे। फिर हम इकोसिस्टम के बारे में जानते हैं, हमारा जो इकोसिस्टम है, यहाँ बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन की, बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व रख सकते हैं, आपको समझ में आ ही रहा है कि बायोडाइवर्सिटी कितनी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हम इंसानों पे भी खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, अब अगर आप किसी और जीव को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसके बारे में जानते हैं। इन्वायरमेंटल इशूज़, हमारे जो भी एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, इसके बारे में हम इन चीज़ों में बात करते हैं। तो चैप्टर जो है ये सारे बस ये हैं कि अगर आप जो है फोकस होकर के पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, तो एग्जाम के टाइम में ही आपको फिर दोबारा जो है रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है ये पूरे 10 यूनिट जो आपके सिलेबस में उसके बारे में मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा पढ़ना कैसे है उसको जान लेते हैं कि पढ़ाई कैसे करना है। तो पढ़ाई करते हुए जब भी जो पढ़ाया जाता है तो आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसको आपको प्रेफरेंस देना है, उसको आप जरूर रखें। या तो आप पहले पढ़ के, टीचर के पढ़ाने से पहले आप पढ़ करके आए चैप्टर, या ये ज़्यादा बेटर है। अगर आप पहले से पढ़ करके आते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आती, अरे यार मैंने ये पढ़ा था, ये समझ में, उस दौरान जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे समझ में नहीं आता, अच्छा सबने अब ये समझाया है, अच्छा इस लाइन का ये मतलब था। एनसीईआरटी अपने आप में बहुत कुछ है, उसको लोग हल्के में ले लेते हैं और उसको समझना ही थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो वही चीज़ें जो है आपको समझाई जाने वाली हैं, तो उसको समझ करके, जिस लाइन का आपको नहीं पता चला था मीनिंग की क्या कह रहा था ये, तो सर के समझाने के बाद जो भी आपको फैकल्टी समझाती है उसके बाद आप उसको एनसीईआरटी में, खासकर ये मैं बायोलॉजी के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं सभी चीज़ों के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं बायोलॉजी के लिए बता रहा हूँ, तो आपको वहीं एनसीईआरटी में ही लिख लेना। ऐसा नहीं हो कि रिवीजन करते टाइम आपके पास में 75 टाइप के नोट्स ही हो जाएं कि आप फिर पूछने परेशान हो जाए कि ये पढ़ें कि ये पढ़ें। तो आपके पास नोट्स एक जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, या तो आप खुद हैंड रिटन नोट्स में अगर विश्वास रखते हैं तो आप खुद बनाइए और उसमें एनसीईआरटी के लगभग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड करते चलिए, या फिर आप ज़्यादातर अच्छा यही होगा कि आप एनसीईआरटी को ही एज ए नोट्स बनाइए। और जो भी मैंने कहा ना, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें जहां आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया आपको प्लांट किंगडम में कि एक्स्ट्रा हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, तो उनको हमें एनसीईआरटी में ही इंक्लूड करते हुए चलना है।
ताकि हम कम समय में रिवीजन कर सकें। तो यही है कि पहले आप एनसीईआरटी पढ़ के आएं, फिर पढ़ें, और जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा लगती है आप वो एनसीईआरटी में नोट करते चलें। और एक समय पे बायोलॉजी का एक समय पे रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक समय पे अगर आप 10 दिन 15 दिन या फिर 20-21 दिन का भी एक साइकिल रखते हैं कि 21 दिन के बाद मुझे ये यूनिट, मैंने 21 दिन पहले पढ़ा था तो 21 दिन बाद मुझे ये यूनिट जो है वापस एक बार रिवाइज कर लेनी है, तो ये अगर आप स्ट्रेटजी लेके चलते हैं तो बायोलॉजी बहुत ही आसान होगी और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और लगभग लोग इसी में ही स्कोर करके अपने जो है सिलेक्शन को सिक्योर करते हैं। अगर आपका बायोलॉजी, अगर आप देखेंगे कि बच्चों का अगर बायोलॉजी खराब हो गया तो भले ही फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी रहे, सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ जो है इसी मंत्र के साथ जो है आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।